हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2019 का पेपर है। 8 जनवरी 2020 को हुआ था। यूपी टेट 2019 वाला था और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? 8 जनवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, यह 30 नंबर की आती है। यानी कि इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट में और सभी सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 150 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। 150 क्वेश्चन बन जाते हैं और इसमें 150 ही क्या होती हैं, आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिनट मिलती हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिनट होती है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलती है। तो समय आपको अच्छा खासा मिल जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसको पास करने के लिए जनरल वालों को 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं तो आप क्लियर हो जाता है। और 82 नंबर पर जो ओबीसी वाले होते हैं या अदर और भी होते हैं तो उनका 82 पर क्लियर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है यूपी में भर्ती आएगी तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या गार्डनर ने? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है, बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है गार्डनर। गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया था। क्योंकि आपको पता है कि यूपी टेट हो या आपका जो सुपर टेट हुआ था उसमें भी गार्डनर से क्वेश्चन बना था। तो गार्डनर की थ्योरी से एक क्वेश्चन बनता है तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए समझते हैं गार्डनर क्या है। गार्डनर ने बहुमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। यह प्रत्यय कब दिया था? तो 1983 में यह प्रत्यय दिया था। 1983 में किसने? गार्डनर ने। और इन्होंने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुत प्रकार की होती है। यानी कि एकाकी का मतलब एक प्रकार की नहीं होती है बुद्धि, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था। तो गार्डनर ने बुद्धि को 8 भागों में बांटा था। बुद्धि को गार्डनर ने कितने भागों में बांटा था? 8 भाग में बांटा था। बुद्धि को गार्डनर ने 8 भागों में बांटा था। आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप नोट करके लिख लेना। पहला आ जाता है वैयक्तिक पर बुद्धि। वैयक्तिक पर बुद्धि। दूसरा आ जाता है इनका वैयक्तिक स्वबुद्धि। वैयक्तिक पर बुद्धि, वैयक्तिक स्वबुद्धि और संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि। चौथा पॉइंट बन जाता है आपका, चौथी आती है आपकी शरीर गति की बुद्धि। नोट करके लिख लेना, शरीर गति की बुद्धि। नेक्स्ट आता है, पांचवा पॉइंट है आपका, कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। छठवीं आती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। सातवीं आ जाती है आपकी भाषाई बुद्धि।
भाषाई बुद्धि आ जाती है 7वीं, और 8वीं आ जाती है प्राकृतिक बुद्धि। समझिए, बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था 1983 में। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। यानी कि इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांट दिया था। 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसमें वैयक्तिक बुद्धि पहली आती है, वैयक्तिक परबुद्धि। दूसरी आ जाती है आपकी वैयक्तिक स्वबुद्धि। तीसरी होती है संगीत बुद्धि। चौथी आ जाती है आपकी शरीर गति की बुद्धि। पांचवी हो जाती है स्थानिक बुद्धि, और छठवीं हो जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। सातवीं हो जाती है भाषाई बुद्धि, और आठवीं हो जाती है प्राकृतिक बुद्धि। तो इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांटा है। आप नोट करके इसको लिख लेना, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। पढ़ने पढ़ने वर्तनी में पढ़ने में या वर्तनी में कठिनाई होती है, या व्यक्त करने में कठिनाई होती है, खड़े होने में कठिनाई होती है, या बोलने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। इसमें क्या होता है, पढ़ते समय स्वरों का लोप हो जाता है। पढ़ते समय स्वरों का लोप हो जाता है। स्वरों का लोप हो जाता है, तो वही क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। पढ़ते समय स्वरों का क्या हो जाता है, पढ़ते समय स्वरों का लोप हो जाता है, डिसलेक्सिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। तो आपको समझना है, समावेशी का मतलब होता है कि सभी स्टूडेंट्स को समान लेकर चलना, किसी में भेदभाव न करना, वही होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए समझते हैं क्या पूछा है इसमें, कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, वो अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा समावेशी शिक्षा की भूमिका नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा टीचर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे थोड़े से डिफरेंट हैं उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए नहीं वाला आपका सही हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि वह हमसे प्रश्न करें और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें। क्या करें, हमसे प्रश्न करें और जिज्ञासाओं का समाधान करें। जिज्ञासाओं का समाधान करें। जिज्ञासा वह होती है जो बच्चा पूछना चाहता है, समझना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु होना। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं तो वह मोटिवेट नहीं होगा, वह आपसे अगली बार को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि उसको डांट कर फटकार कर बैठा देना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। उनको अनुमति देनी चाहिए कि बच्चा है, हमसे क्वेश्चन करे, वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से,
भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास से। शरीर के विकास में क्या होती है? बच्चे की लगातार वृद्धि होती रहती है, लेकिन एक समय के बाद वृद्धि है वह रुक जाती है। वृद्धि होती है जैसे उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके भार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? आकार, लंबाई और भार में वृद्धि होती है। यहाँ तक बात क्लियर? किस में होती है? तो यह शारीरिक विकास से होती है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, इससे क्या होती है? बच्चे की वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास का प्रारंभ कब होता है? मानव विकास का प्रारंभ कब होता है? तो आपको बताना है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवा अवस्था से। मानव विकास का प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था से मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था से मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है और गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक यह लगातार चलता रहता है मानव का विकास। मानव का विकास कैसा होता है? यानी कि गर्भ से कब्र तक जाता है। गर्भ से कहाँ तक जाता है? कब्र तक जाता है मानव का विकास। गर्भ से कब्र तक जाता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मानव का विकास निरंतर होता रहता है, निरंतर होता रहता है, निरंतर होता रहता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। आपका जो यूपी टेट है इसमें पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन था है, तो अभी से बनने लगा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, 1 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं थार्नडाइक, स्किनर, R.M. गेने और पावलोव। कौन है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। कौन है? R.M. गेने हैं जो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ तक बात क्लियर? थार्नडाइक की बात करते हैं तो थार्नडाइक हैं एनिमल इंटेलिजेंस के, किसके? एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। और स्किनर की पुस्तक की बात करते हैं तो द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। क्या है? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, यह स्किनर की पुस्तक है। और पावलोव की पुस्तक की बात करते हैं तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, यह इसकी पुस्तक है पावलोव की, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? जर्सील्ड ने, स्टेनले हॉल ने, सिम्पसन ने, या क्रो एंड क्रो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, स्टेनले हॉल। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के लिए भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट या 30 मिनट? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 36 मिनट। मैंने आपको बताया था 36 मिनट लगते हैं। और इसके कितने सोपान हैं? 6 सोपान हैं, 6 सोपान हैं। 6 सोपान कितने कितने मिनट के हैं? 6 मिनट के हैं। तो आपका कितना हो जाता है? 36 मिनट हो जाता है, 36 मिनट हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको बता दूं 6 सोपान कौन कौन से होते हैं। तो पहली आती है आपकी पाठ योजना।
पाठ योजना। दूसरी आती है आपकी शिक्षण, टीचिंग। तीसरी हो जाती है आपकी प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि या पोषण। नेक्स्ट आता है फोर्थ आपका पुनः पाठ योजना निर्माण। पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना हो जाती है। पांचवा पॉइंट आता है आपका पुनः शिक्षण। छठवां पॉइंट बन जाता है आपका पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। यहाँ तक बात क्लियर। पहली आ जाती है पाठ योजना, दूसरी हो जाती है शिक्षण, तीसरा हो जाता है प्रतिपुष्टि या पोषण, चौथा हो जाता है पुनः पाठ योजना, पांचवा हो जाता है पुनः शिक्षण और छठवा हो जाता है पुनः प्रतिपुष्टि। यह 6-6 मिनट के होते हैं, सभी 6x6 यानी कि 36 मिनट के होते हैं, 36 मिनट के होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आपका सीखने का पठार। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रॉस का। यह कथन किसका है? रॉस का कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसको क्या करना चाहिए? एक शिक्षक की बात करता है, शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह क्या करता है? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें बच्चे के लिए? तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को परामर्श देंगे यानी कि बच्चा है समझेगा, बच्चों को यानी किसी भी चीज़ का उपचार करेंगे बच्चे का समस्या का तो बच्चा चीज़ों को समझेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। तो सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो यह क्या हो जाता है? पाठ्य सहगामी क्रिया की मुख्य भूमिका है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है? इससे छात्र होते हैं रुचि लेने लगते हैं, और छात्र क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। छात्र रुचि लेने लगते हैं, एक्टिव होते हैं, और बच्चे हैं क्रिया कर करके सीखते हैं, यानी कि जैसे क्रिया करते हैं खेल के माध्यम से, खेल या नाटक हो गए आपके, खेल, नाटक या निबंध या आपकी प्रतियोगिता। तो इस तरीके से बच्चे हैं वह पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो आपको राइट आंसर बताना है कोहलर, स्किनर, ब्लूम या थॉर्नडाइक। तो आपको बताना है कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 है वह, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। कोहलर अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, स्किनर भी और थॉर्नडाइक भी, लेकिन BS ब्लूम है वह नहीं जाने जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। चलिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, या बालक का विद्यालय न जाना, बालक का यानी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अवरोधन से संबंध क्या है? अवरोधन क्या होता है कि एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना, यानी एक ही कक्षा में बार बार रुकना क्या होता है? अवरोधन होता है। एक ही कक्षा में बार बार
रुकना वही क्या होता है, अवरोधन होता है। और अपव्यय की बात करते हैं, अपव्यय क्या होता है, अवरोधन आपने समझ लिया, एक ही कक्षा में बार बार रुकना। और अपव्यय होता है कक्षा को छोड़ देना, छोड़ देना क्या होता है, अपव्यय होता है। कक्षा को छोड़ देना क्या होता है, अपव्यय होता है। यहाँ तक बात क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किसी बालक का एक कक्षा में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि अपव्यय अवरोधन से क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। किससे क्या होता है कि पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, तो प्रस्तावना कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। इसमें मैंने आपको स्तंभ ए और स्तंभ बी करके आपको दे देगा, उसमें आपको मिलान करने के लिए बोलेगा तो आपको बताना है। मैंने इसमें मिलान कर दिया है। एनिमल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक करते हैं। पुनर्वलन की अनुसूची की बात करते हैं स्किनर। गर्भिता का नियम की बात करते हैं गेस्टाल्ट। और अनुकूलन की बात करते हैं पियाजे। यहाँ तक बात क्लियर। एनिमल इंटेलिजेंस की बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक। पुनर्वलन की अनुसूची की बात करते हैं स्किनर। सारगर्भिता का नियम की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट करते हैं। अनुकूलन की बात करते हैं पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास है अंतःक्रिया का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतः संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि विकास लगातार चलता रहता है, जन्म से लेकर कब्र तक, जन्म से लेकर कब्र तक विकास चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो 86वें संविधान संशोधन, या 25वें संशोधन से, 52वें संशोधन से, या 22वें संशोधन से। इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा क्या बन गई है, मौलिक अधिकार बन गई है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यह 86वें संविधान संशोधन में कहा गया है। 86वें संविधान संशोधन में यह एक मौलिक अधिकार बन गई है। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल आता है इसमें 21, आर्टिकल 21A आता है। आपको कई बार इससे क्वेश्चंस बना है, आपने देखा होगा। तो 86वां संविधान संशोधन के विषय में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21A है और 86वां संविधान संशोधन है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, मैकडूगल थे, या अब्राहम मैस्लो, या सिम्पसन, या विलियम जेम्स। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैकडूगल। मैकडूगल है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इन्होंने जो प्रतिपादन किया था मूल प्रवृत्ति का, तो कब किया था, 1908 में किया था। 1908 में इन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मैकडूगल वाले क्वेश्चन से, यानी कि इस चैप्टर से, मैकडूगल वाले से आपका 22 जनवरी 2022 को 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मैकडूगल वाले सिद्धांत से।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने मैकडूगल वाली थ्योरी करा दी है, आप उसे देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो अनोखा काल कोल व ब्रुश ने कहा है, तो कौन सी अवस्था को अनोखा काल कहा है? तो राइट आंसर बताना है आपको। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था को क्या बताया है? कोल व ब्रुश ने बताया है अनोखा काल। अनोखा काल बताया है कोल व ब्रुश ने। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? तो यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने या स्किनर ने या क्रो ने? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, यह किसने कहा था? तो यह गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और वुडवर्थ ने क्या कहा था? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि है वह कार्य करने की योग्यता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, स्किनर की परिभाषा क्या है? स्किनर की परिभाषा थी कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्या कहा था? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो ने क्या कहा था कि आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मिलान कीजिए, यानी कि सूची आपको दे रखी होगी और आपको मिलान करवाने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। मैंने इसमें मिलान कर दिया है, आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रूनर का था संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आसबेल का था अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर का था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर का था साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो इसे बताइए। इसमें आंकड़ा संग्रहण या समस्या की पहचान या परिकल्पना का परीक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 4 है, परिकल्पना का निर्माण। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, समस्या की पहचान। यानी कि समस्या की आपको पहचान होगी तभी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। या फिर बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालात्मक, गलत हो गया है, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसका राइट आंसर बताना है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी है यह अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। क्या जो अधिगम है, लर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कब? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। कौन सा शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन है सबसे मुख्य है, यह उभयनिष्ठ है। क्या? प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आता है आपका कि निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का
सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। पावलोव का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का है। थार्नडाइक का है। सूज का सिद्धांत किसका है? कोहलर का। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर का। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अंतः प्रज्ञा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर की है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अंतः प्रज्ञा अवस्था है वह ब्रूनर की अवस्था नहीं है, यानी उसका अंग नहीं है। तो इसमें क्या आ जाता है? प्रतिबिंबात्मक होती है, संकेतात्मक होती है और क्रियात्मक होती है। तो इसमें नहीं वाला पूछा है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो वे हैं, यानी कि मॉरिसन के स्तर की बात करता है। मॉरिसन से क्वेश्चन बने हैं तो आपको पता होना चाहिए मॉरिसन के बारे में। तो मैंने आपको जो 5 सोपान दिए गए हैं मैंने उनका वर्णन कर दिया है। तो आपको क्या था कि इसको लाइन वाइज लगाना था कि किस तरीके से आपको, यानी कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको 5 बार यानी 5 को लगा लेना है। तो पहला आता है खोज या अन्वेषण, और दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, और तीसरा क्या आता है? आत्मीकरण परिपाक। क्या आता है? आत्मीकरण परिपाक आता है, यानी कि एसिमिलेशन। और संगठन व्यवस्था की बात करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और आता है वाचन या अभिवृत्ति। क्या आता है? वाचन या अभिवृत्ति। यह इसके 5 सोपान हो जाते हैं, खोज करना और प्रस्तुतिकरण करना, आत्मीकरण, संगठन व्यवस्था या अभिवृत्तिकरण। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबद्ध नहीं है? अनुमूलन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। क्या है वह? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुमूल्यन। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। BS ब्लूम ने अपनी एक पुस्तक दी थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। क्या है? यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि कब लिखी थी इन्होंने? 1956 में। 1956 में कौन सी पुस्तक थी इनकी? कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र के इन्होंने 6 वर्गों में बांटा है। तो चलिए समझते हैं कि 6 वर्ग कौन कौन से होते हैं। कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला आता है आपका ज्ञान। दूसरा क्या होता है आपका? बोध। तीसरा होता है आपका अनुप्रयोग। चौथा आता है आपका विश्लेषण। 5वां आता है आपका संश्लेषण। और 6वां आता है आपका मूल्यांकन। यहाँ तक बात क्लियर। पहला आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध है किससे? ब्लूम से। और इन्होंने 1956 में यह लिखा था। एक बुक थी इनकी, कौन सी थी? कॉग्निटिव डोमेन। चलिए समझते हैं। इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया था। पहला था ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा था विश्लेषण, 5वां था संश्लेषण और 6वां था मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोत्तर या उत्तल
कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, लंबवत वक्र है, यह अधिगम का वक्र नहीं है, सीखने का वक्र नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।